ओके, ग्रेट। सो इट्स ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं हमारा 5th इन द सीरीज है इस फाइनेंशियल ईयर का, 5वां है। और सेमिनार तो हम लोग करते ही रहते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट मनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि इंडियन एसेट्स एंड उसकी ग्रोथ के बारे में हम अक्सर निकालते रहते हैं अपने मैक्रोज, अपने रिसर्च, अपनी चीजें, और आप लोगों को बताते रहते हैं। सो आज का सीरीज उसी में है, यही एजुकेटिव साइड टच करेंगे हम लोग। और we will try to address some key question which Mohit was trying to prepare you। तो 3 क्वेश्चन थे आप लोगों के पास और सभी के पास। व्हाट इज हैपनिंग टू द गोल्ड एंड सिल्वर? ये क्या रुकेगा कभी या नहीं रुकेगा? कब तक रुकेगा? और दूसरा, मेरे जो टोटल एसेट्स एक्सपोज्ड हैं इन इक्विटी, वो तो गोल्ड सिल्वर के मुकाबले कुछ रिटर्न ही नहीं दे रहा, तो क्या मेरे लिए वो सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? शुड आई चेंज माय एलोकेशन मोर टू मेटल साइड, और या मैं कैसे रहूं, मतलब आप। तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड रिसेंटली इन द लास्ट 6 मंथ्स और मे बी 1 ईयर, उन लोगों का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव, या नेगेटिव से अगर थोड़ा-सा पॉजिटिव है भी तो कोई खास नहीं है। 2-3% की सीएजीआर ही दिखा रहा है। सो ये 2-3 सवाल हैं, लोगों को थोड़ा कंसर्न्ड होता है, और जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी-अभी अपना एक्सपोज़र किया, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है। तो ये जो वेबिनार हम करते हैं, हम इस तरह की चीज़ों के लिए करते हैं कि आपकी कोई डिसीज़न गलत ना हो, आपका कोई थॉट प्रोसेस रॉन्ग साइड ना जाए। तो लेट मी क्लैरिफाई ऑल दोज़ थिंग्स, ठीक है? सो अराउंड 45 मिनट्स मैक्सिमम, एंड आई विल ट्राई टू रैप थिंग्स अप। उसमें इन्फिनिटी फिनसर्व की तरफ से इस डिस्क्लेमर के साथ हम शुरू कर रहे हैं कि वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर एमफी रजिस्टर्ड एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर, वी अर्न कमीशन ऑन आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंडली कि हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है वो डिस्क्लोज्ड है विथ ऑल द एक्सपेंस रेशियो एंड अदर थिंग्स। तो ये डिस्क्लोजर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो ऑन अ इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बातें हो रही हैं, वहां पहुंचने से पहले जरा एक बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव फिर से रिविजिट करते हैं। इन एवरी वेबिनार, सेमिनार, एजुकेटिव सेशंस हम लोग हर वक्त यही बात करते हैं, तो मैं फिर से इसको रिपीट बात करने जा रहा हूं कि ये 2-3 स्लाइड के अंदर कि हमारा बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए एज एज ए ग्राहक, एज ए इन्वेस्टर। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बैलेंस शीट का एसेट साइड है, जहां पे आप अपने संपत्ति खरीदते हो अपनी जिंदगी में ग्रोथ के लिए, उससे कुछ कमाने के लिए, उससे कुछ बढ़ाने के लिए, तो वो वेल्थ बिल्डिंग का जो आपका प्रोसेस है, उसमें जो एसेट्स आप डिसाइड कैसे करते हो, कौन सा एसेट मुझे रखना चाहिए, मुझे जमीन रखना चाहिए, सोना रखना चाहिए, चांदी रखना चाहिए, शेयर्स रखना चाहिए, और देर आर मल्टीपल एसेट, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड एवरीथिंग। बट वट एवर यू डू एंड वट एवर यू डिसाइड, उसका जो बेसिक कोर यही 3 पिलर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। तो सेफ्टी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है कि जो भी मैं रखूं, मुझे कितना सेफ्टी चाहिए, कितना मैं सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। लिक्विडिटी, मुझे कब पैसे चाहिए, किस मकसद के लिए चाहिए, एंड रिटर्न्स ऑब्वियसली मेरा कितने में पेट भरता है। रिटर्न तो सबको चाहिए, मुझे भी 100% चाहिए, आपको भी 100% चाहिए, 100 डबल हो जाए एक ही दिन में। तो रिटर्न ऐसा नहीं कि किसी कोई बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बट ऑब्वियसली आपका रिटर्न के साथ आता है रिस्क। तो जितना आप सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करते हो, उतना रिटर्न्स बढ़ता है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द बेस ऑफ टुडेज डिस्कशन ऑब्वियसली। और या जब भी हम कोई भी सेमिनार वेबिनार करेंगे, तो ये तो हमारा बेस होने ही वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी बेस के साथ तय करते हैं कि इस वक्त हम किस जगह बैठे हैं, हमारा एसएलआर क्या स्टेटस दिखा रहा है और क्या एलोकेशन दिखा रहा है, और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। कुछ लोग इसको समझने में, जो न्यू कुछ मैं देख रहा हूँ लोग ज्वाइनीज हैं, या ऐसे लोग जो पहले हमारे वेबिनार्स नहीं देखे हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट हम जब भी ये एसएलआर की बात करते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं कि एक जर्नी को इमेजिन कर लो कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। से पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपको 8 घंटे में पहुंचना है, और जो दूरी है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय हो सकती है। लेकिन आपको अगर वही दूरी 3 घंटे में तय करनी है, तो आपको अपनी स्पीडोमीटर पे 160 180 चलानी पड़ेगी। नाउ, कौन चाहेगा कि हम 8 घंटे में पहुंचे? हर कोई चाहेगा कि मैं 3 घंटे में पहुंच जाऊं। हर कोई चाहेगा कि मेरी गाड़ी का स्पीड टॉप हो। लेकिन
ऐसा करने में कॉम्प्रोमाइज क्या होने वाला है? कॉम्प्रोमाइज होता है सेफ्टी। जब आप 80 की रफ्तार से एक दूरी तय करके 8 घंटे में उस जर्नी को पूरा करेंगे, आपके पास 99.9% प्रोबेबिलिटी है कि आप पहुंच जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप 180 की रफ्तार से जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग इन 3 आवर्स इज लेस। देयर आर प्रोबेबिलिटी कि कभी एक्सीडेंट हो जाए, छोटी सी भी बिल्ली भी रास्ते में आ गई तो गाड़ी पलट जाएगी। सो these are the things which you have to decide in your investment journey also. You have to decide that what safety you can and you are ready to compromise in order to get and fetch that returns. तो यही कहानी को जब हम आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, तो सब बातें खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। तो इसलिए 2-3 स्लाइड बस मैं इधर ले रहा हूं बिफोर जंपिंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ टुडे। सो सेफ्टी की बात बहुत क्विक, सबको समझ आता है कि मार्केट रिस्क इज इंपॉर्टेंट रिस्क जो एब्जॉर्व करना है। हम सबको अपने निवेश की जर्नी में ये चीज पसंद नहीं है। तो ये किसको कितना वोलेटिलिटी पसंद है या एब्जॉर्व कर सकता है, यही सेफ्टी को डिफाइन करता है। किसी को अपनी जिंदगी में ये नहीं चाहिए ऐसा जर्नी, तो वो ये जर्नी के थ्रू जा सकता है। बट दिस जर्नी इज ऑब्वियसली यू नो द नॉर्मल फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बैंक्स एंड गारंटीड बॉन्ड्स। सो ये आपको मान लो आज के दिन में 6% दे रहा है, और अगर आप इस जर्नी के थ्रू 14% कमा रहे हो, तो ये आपको तय करना है कि आप 6% में कंटेंटेड हो, आप महंगाई को के बराबर की रिटर्न खा के जिंदा रह सकते हो, आपकी लाइफ में कैपिटल ग्रोथ और वेल्थ बिल्डिंग का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये सब बातें जिनके लिए नहीं है, वो लोग ये वाला यूज करेंगे। बट जिनके लिए ये पता है कि महंगाई हराना जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, रिटायरमेंट पे अपना कॉर्पस बिल्ड करना है, अपने छोटे से पैसे को बड़े कॉर्पस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे बहुत सारे सपने होंगे जिनके लिए आपको चाहिए होगा ये रिटर्न, और तभी आपके वो बकेट्स उस साइज में पहुंचेंगे। सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दिस जर्नी। तो ये जो सेफ्टी वाली बातें हैं, बड़ी पर्सनलाइज्ड हैं, और मैं हमेशा हर वेबिनार में हिंट करता हूं कि आप लोग कभी भी हमसे सेफ्टी डिस्कशन कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, हमारे साथ बैठ के इस टॉपिक पे समय बिता सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। हम तो कोशिश करते ही हैं, आप भी थोड़ा सा पहल करिए और हमसे अपना अपना सेफ्टी मीटर लगवाइए। हमारे यहाँ 4 सेफ्टी मीटर्स हैं, 4 कैटेगराइजेशन है, जो आपको डिफॉल्ट में आपके मेल पे भेजी जाती हैं एज ए रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। और वो आपको नहीं पता है तो प्लीज पता कर लीजिए। बट अदरवाइज हमारे यहाँ कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव एंड वेरी एग्रेसिव। तो ये जो हमारे 4 कैटेगरी हैं जर्नी के, वो सभी के ग्राफ अलग हैं। वेरी एग्रेसिव वाली गाड़ी ऐसे चलती है, और एग्रेसिव वाली गाड़ी मान लो ऐसे चलती है। मॉडरेट वाली गाड़ी थोड़ी सी कम वोलेटाइल है, और ये कंजर्वेटिव वाली गाड़ी तो बिल्कुल सीधी चलती है। तो आपको अपनी जर्नी कैसा कब बिताना है, कैसे समझना है, इस पे बात जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए, लिक्विडिटी जिसे हम कहते हैं गोल्स, मकसद क्यों लगा रहे हो? एजुकेशन के लिए लिक्विडिटी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या सिंपल वेल्थ बिल्डिंग कर रहे हो? दैट इज व्हाट यू शुड डिसाइड, बिकॉज दैट विल सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको चाहिए कि 3 घंटे में पहुंचना ही है, नहीं पहुंचा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, या जो आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है या किसी को देना है, कुछ करना है, मतलब वो 3 घंटा आपकी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि मैं रिस्क लूं या नहीं लूं, क्योंकि 3 घंटा आपके पास आ गया, टेन्योर आपके पास फिक्स हो गया। सो ये जो गोल है, ये पर्पस है, लिक्विडिटी है, ये आपके टेन्योर को फिक्स करता है। एज सुन एज यू फिक्स योर टेन्योर, देन आपका सेफ्टी डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज द रिटर्न्स। सो व्हेन यू लुक एट द रिटर्न्स चार्ट एंड यू वांट टू सी कि मैं कहाँ कमाऊं, जैसा मैंने कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि मेरा 2 दिन में डबल हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली आप किसको चेज कर रहे हो, ये पहले तय करना है। जो लोग रिटर्न चेज करते हैं, उनके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं कुछ हो जाए, अगर मैं 10 का 20 बना तो बना, नहीं बना तो 10 रुपए चले जाएगा। ऐसे लोग जो कसिनो में खेलते हैं, वो भी यही यही मेंटेलिटी के लोग होते हैं। या जो ट्रेडर होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, इंट्राडे करते हैं, खरीदना बेचना करते हैं, वो लोग सबकी मेंटेलिटी एक ही है, दे चेज रिटर्न, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट सेफ्टी। तो अगर आप भी उनमें से कोई एक हो, तो आपको वो सोचना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा इंसान हूं?
कि मेरे लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दैट इज ट्रू फॉर यू। बट अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपके लिए सेफ्टी जरूरी है, आप रुपया खोने के लिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रुपया ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जैसे लोगों को रिटर्न चेज नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ गोल चेज करना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है, टेन्योर डिसाइड करनी चाहिए, प्रोडक्ट आपका खुद ब खुद प्यार से बन जाएगा। जो लोग रिटर्न चेज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमेशा चार्ट देखते हैं, गूगल करते हैं, सिस्टम में जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा 10 ईयर का टॉपर कौन है, इसमें 24% रिटर्न आ रहा है, 1 साल का टॉपर कौन है, ये आ रहा है। ये लोग रिटर्न चेज करने वालों से हमेशा ये गलती हो जाती है, वो सिर्फ इसी को देख पाते हैं, ये नहीं देख पाते कि 24% बनने की जो जर्नी है वो कैसी थी, इतनी खतरनाक थी कि 20 मौत के बाद यहाँ पहुंचा है आदमी, बचने के बाद। कितने लोग तो मर ही गए होंगे यहाँ पे रास्ते में, जो बच गए वो पहुंचे हैं 24% पे। दिस 24% इज नॉट एन अट्रैक्शन वंस यू सी द पाथ। सो ये पाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये था हमारा पहला बेस स्लाइड, जिसके थ्रू आज ये वेबिनार मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोग इस बेंट ऑफ माइंड से आगे सुनेंगे कि ये एसएलआर आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण बातचीत है, आपको इसको कितने अच्छे से अपने जीवन में अपनाना होता है, रिटर्न चेजिंग को सबसे पहले हटाना होता है अपनी लाइफ में, नहीं तो गलतियां होती रहेंगी। चलिए, फिर भी ऑब्वियसली एक बेंचमार्क रिटर्न होना चाहिए कि भाई हम अगर निवेश कर रहे हैं, किसी के थ्रू एडवाइजरी ले रहे हैं, तो उतना तो मुझे मिले जितना कि मैं बैंक एफडी में कमा सकता हूं। तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ सेट अ बेंचमार्क। मेरे हिसाब से बेंचमार्क होना चाहिए बैंक प्लस 2%। यानी अगर बैंक आपको 6 दे रहा है, 8% का आपका मिनिमम बेंचमार्क होना चाहिए। दैट इज अ वेरी प्योर सिंपल सेफर थिंग। तो आज के दिन में 8% कंपाउंडिंग भी छोटी नहीं होती दोस्तों। लेकिन चलिए, हमारे यहाँ आज तक का हिस्टोरिक 21 साल का, जैसा हम हर बार बताते हैं, अभी थोड़ा सा कम हो गया है भले, 12.84 हो गया है फॉर फॉर द रीजन ऑफ लास्ट फ्यू मंथ्स फॉल। ये हमारा 21 साल का एवरेज अल्फा आता है, बट एक्चुअली इट इज 14.64। तो ये अगर हम ये 6 महीने को अभी जिंदगी से निकाल दे, तो 14.5% के आसपास हमारा सीएजीआर बैठता है। तो दैट मीन्स वी आर डूइंग मच मच बेटर देन द बेंचमार्क। एंड जो आपको चाहिए, जो होना चाहिए, उससे बेटर है। एंड इस कंपाउंडिंग रेट से आप बड़े आराम से अपने पैसों को 5 से 6 साल, 7 साल में डबल कर लिया करते हो और अच्छे से ग्रो कर रहे होते हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू एसएलआर, तो सैंपल हमने बता दिया कि एज ग्रुप से हमने डिवाइड किया हुआ है। आप हो सकता है 50 के नीचे हो, 50 से 70 वाले हो, 70 के ऊपर हो, आपको अपना एसएलआर हमसे निकलवाना ही निकलवाना है। ज्यादातर लेस देन 50 वालों के लिए ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है। 50 से 70 वाले जो एज है उनके लिए ये ग्राफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दे शुड स्टार्ट सेविंग समथिंग फॉर, बिकॉज उनकी जिंदगी में समय कम है, अब उनको उस समय में खाना है, एन्युटी चाहिए। तो अब वो वेल्थ बिल्डिंग से वेल्थ रीपिंग पे आ गए हैं, मतलब वो हार्वेस्ट करने का उनका टाइम है। तो 50 से 70 वालों को हार्वेस्ट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में लगाना चाहिए जिसमें इनकम आए। और 70 साल के ऊपर वालों को तो बिल्कुल ही ये समझ के लगाना चाहिए कि भाई साहब, मैं तो सिर्फ एन्युटी के लिए ही लगा रहा हूं। उनको ग्रोथ के लिए लगाना हो तो 5, 10, 20% की कैपिटल यूज कर सकते हैं। एक रिटायर्ड आदमी अपने 100 रुपए में से 20 रुपया ग्रोथ के नाम पे लगा सकता है, जहां पे उसको कम से कम 5 साल में डबल हो जाए, तो वो अपना इन्फ्लेशन को हरा लेगा। बट अल्टीमेटली द थिंग विच इज प्रेफर्ड कि वो बाकी मेजर पैसे को एन्युटी में ही रखे। चलिए, तो आज हम जब एसेट की बात करने वाले हैं और आपके क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि हाउ मेनी एसेट्स एंड व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर अवेलेबल फॉर यू। एंड व्हेन यू सी दोज एसेट्स, यू सी दैट देयर आर ब्रॉडली टू टाइप ऑफ एसेट्स, जिससे कि धन बनता है, वेल्थ बनता है। एक है फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरा है फिजिकल एसेट्स। So when you talk about these two variety of assets, you have to understand that ये दोनों assets divided कैसे। फाइनेंशियल एसेट्स में 3 प्रकार के सब डिवीजन हैं। एक ऐसा एसेट जन्म लेता है जब आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो वो बिजनेस में जो बिजनेस कंपनी है या एंटिटी है, वो क्या देती है आपको? शेयर्स देती है, हिस्सा देती है, एक कागज पे लिख के, एक पेपर पे लिख के, या फिर उसको प्रिंट करके, या फिर आपके डीमैट में आपको वो शेयर्स देती है। वो जो शेयर्स आपको मिलता है ना,
उसे हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं और फाइनेंशियल एसेट में इक्विटी एसेट कहते हैं। तो जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के क्रम में शेयर्स प्राप्त करते हो, वो शेयर्स को इक्विटी शेयर्स कहते हैं, इक्विटी एसेट्स कहते हैं। जब आप किसी को लेंडिंग करते हो और लेंडिंग करने के क्रम में वो कंपनी आपको अपना गारंटी पत्र देती है, एक लिख के देती है, मैं इस तारीख को आपका पैसा लौटाऊंगा, उसे डेट डेट पेपर कहते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल एसेट हुआ और दोनों के मिक्सचर को हम हाइब्रिड कहते हैं। बट अगर हम फिजिकल एसेट की बात करें तो फिजिकल एसेट में उल्टा होता है, इस कोई कागज वागज कुछ नहीं, आपका नेम ट्रांसफर हो जाता है। यानी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने रजिस्ट्री करा दी, आपने सोना खरीदा, घर लेके चले आए, आपने कॉपर खरीदा, घर रख लिया। तो जो फिजिकल एसेट है वो टेंजिबल, छुआ जा सकता है, पता होना चाहिए आपको कि ये मुझे मिल गया, मैंने पैसा दिया, मुझे मिल गया। बैलेंस शीट में इसकी जो मार्केट टू मार्केट वैल्यू है वो लिखी जाती है। तो अगर हम इस तरह के 2 डिवीज़न को समझ चुके हैं, तो डिसीज़न आपकी लाइफ में अब छोटा हो गया, प्रॉब्लम आपकी कम हो गई। अब आपको बस यही तो तय करना है भाई कि अपने ऐज के हिसाब से, नीड के हिसाब से और एसएलआर के हिसाब से कितना फाइनेंशियल एसेट लूँ, कितना फिजिकल एसेट्स लूँ। अगर हम इसी तरह फिजिकल एसेट का थोड़ा-सा इश्यू देखें, इंडिया में जो ज़्यादातर लोग खरीदते हैं, ज़्यादातर वो फिजिकल एसेट्स खरीदते हैं। बड़ा उल्टा है। इंडिया ही छोड़ो, ये मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है, दुनिया भर में ये फिनोमेनन है। बट फिर भी डेवलप्ड इकोनॉमी में तो लोग फाइनेंशियल एसेट ज़्यादा खरीद लेते हैं एज़ कंपेयर टू आवर कंट्री। तो फिजिकल एसेट की दिक्कतें क्या हैं? ऐसा क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है भाई। आप जिस घर में रहते हैं उसको खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट जब आप घर खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के लिए और ज़िंदगी के मकसद पूरे करने के लिए, तो चैलेंज नंबर 1 द स्टोरेज एंड मेंटेनेंस इश्यू। फिजिकल एसेट को हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, वरना वो सड़ सकती है, खराब हो सकती है, लुट सकती है, टूट सकती है, वगैरह-वगैरह। तो स्टोरेज इश्यू है, कहाँ रखेंगे और कैसे मेंटेन करेंगे? सेकंड प्योरिटी इश्यू। कोई उसके ऊपर मोहर लगा के नहीं बोलेगा ये प्लॉट जो आप खरीद रहे हो यही प्लॉट प्योर है। यू हैव टू अज्यूम दैट बिकॉज़ देयर इज नो सच रेगुलेटरी थिंग फॉर दैट। हाँ, आप सोना खरीद रहे हो उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ खरीद रहे हो हॉलमार्क का कि इतना है, तो वो एक रेगुलेटर हो गया। उसने बताया कि भाई देखो ये मार्क्ड है। बट आप ऐसे गोल्ड गोल्ड सिल्वर कुछ भी खरीद रहे हो, यू कांट गेट दैट प्योरिटी गारंटी। क्वालिटी इश्यू है। क्वांटम और ट्रांजैक्शन लॉट इश्यू है कि भाई इतने रुपए से कम नहीं मिलेगा, 1.25 करोड़ से कम कुछ मिलेगा ही नहीं, 80 करोड़ के नीचे मिलेगा ही नहीं। और थर्ड जो लास्ट फोर्थ पार्ट है वो है लिक्विडिटी इश्यू। जब कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप अपने 10 करोड़ के प्लॉट में से एक हिस्सा, एक टुकड़ा कोने का बेच के 50 लाख का काम नहीं कर सकते हो। आपको अगर 10 करोड़ की प्लॉट पूरी की पूरी बेचनी पड़ेगी, तब जाके जो पैसे आएंगे उस पैसे से आपको जो करना है करें, जो बचता है फिर री इन्वेस्ट करें। बट इट कांट बी लिक्विडेटेड इन पार्ट एंड स्मॉल टाइप्स जैसे कि आपको फिजिकल में संभव है। तो इसीलिए फिजिकल एसेट थोड़ा कन्वीनियंट वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट है। अगर किसी को जीवन में अपना वेल्थ बनाना है, जल्दी-जल्दी मकसद पूरे करने हैं, अपने लिक्विडिटी भी चाहिए, तो दिस इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि ये रेगुलेटेड है। अगर आप सेबी की प्रोडक्ट या आरबीआई के प्रोडक्ट देखें तो वो गारंटी कर रही है कि भाई ये प्योर है। ये जो शेयर तुम खरीद रहे हो लिस्टेड है। ये जो तुम म्यूचुअल फंड, गारंटी ये नहीं कर रही है कि इसमें रिटर्न आएगा। गारंटी ये भी नहीं कर रही है कि ये अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। वो सिर्फ प्योरिटी गारंटी कर रही है, प्राइस गारंटी नहीं कर रही। सेकंड, यहाँ पे प्राइस डिस्कवर किया जा सकता है बाय मैकेनिज्म, बाय सिस्टम, बाय प्रोसेसेस और उसका एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? किसी भी बिजनेस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट इज अर्निंग पर शेयर, द ईपीएस। द कंपनी जिसकी अर्निंग कितनी है, जो जिसका ईपीएस का ग्रोथ अच्छा है, जिसका ईपीएस तेजी से बढ़ रहा है, उसका स्टॉक प्राइस ऑब्वियसली इन डिमांड होगा और स्टॉक प्राइस इन द मार्केट अच्छा फेच करेगा। जिसका ईपीएस गिर रहा है, कंपनी के बिजनेसेस की नेट प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, तो उसका स्टॉक प्राइसेस और मार्केट के प्राइसेस घट जाएंगे। तो प्राइस का एक रेफरेंस है, किसी को पता है। यहाँ पे तो कुछ फिजिकल एसेट में कोई रेफरेंस ही नहीं है। सोना क्यों बढ़ रहा है आप में से कोई बता पाएगा? तो आप सोचोगे कि हाँ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लड़ाई हो रही है। तो क्या लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी तो सोना गिर जाएगा? तो ये सब बड़ा, देयर इज नो रेफरेंस, देयर इज नो बेस, देयर इज नो पी और रेशियो और समथिंग और नंबर्स और अर्निंग। तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड सप्लाई चलता है। फिजिकल एसेट में आपको कोई प्लॉट है, आपके जिस इलाके में वो प्लॉट है, वो इलाका कितना भी पुराना, छोटा सा या कुछ भी हो, लेकिन वो इकलौता प्लॉट है
चारों तरफ वहां पे आबादी है और कोई एक आदमी अपनी फैमिली के लिए वो लेना चाहता है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वहां रहती है, तो वो कोई भी भाव देगा, कोई भी भाव देगा। तो यहाँ डिमांड सप्लाई का खेल हो गया कि उसका उसका फंस गया है गोट, उसको चाहिए। तो यहाँ पे प्राइसेस किस बेसिस पे भागते हैं वो अलग है, यहाँ किस पे भागते हैं अलग है। चलिए, तो हम लोग आज जो भी बातें करेंगे, हमारा प्रेफर्ड इज फाइनेंशियल एसेट। We believe that that is good thing to talk and जनरली देखा गया है कि अगर इस फाइनेंशियल एसेट में आप इक्विटी यानी बिजनेसेस को पैसा देके शेयर्स लिए होते तो 30 साल में 12.5% का सीएजीआर बैठता है, विच इज अ वेरी डिसेंट वन। और 30 टाइम्स हो गया 30 साल में। अगर आप निफ्टी को देखें, सेंसेक्स को देखें, तो ऑलमोस्ट 29 to 30 टाइम्स in 30 years. So that calculates to around 12%. अगर हम डेट की बात करें, अगर आपने हमारे देश में उधार दिया होता 30 साल से अलग अलग बैंकों को, बॉन्ड को, तो करीब 8 गुना बढ़ा है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। So people should be inclined towards equity, and that is the true reason why everybody is looking for adding equity in their assets. तो यहाँ पे इस वाले के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये वेबिनार है, तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसके लिए क्यों वेबिनार करूंगा, मैं इसके लिए क्यों ट्रेनिंग करूंगा और क्यों आप लोगों के टाइम वेस्ट करूंगा? बिकॉज दिस इज रियली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल, आप जब चाहे ले सकते हैं। और इतना कमाने के लिए तो आपको पूछना भी नहीं है मेरे जैसे एडवाइजर से। आप जाके बैंक में एफडी कर दो और ज्यादा टैक्सेशन चेंज है तो मेरे म्यूचुअल फंड के डेट फंड में लगा दो। सो म्यूचुअल फंड ऑफर्स यू डेट फंड ऑल्सो, which has got a very steady, simple growth chart, बट रिटर्न का रेंज वही मिलता है। तो अगर आपको डेट फंड की कोई भी डिसीजन लेनी हो या डेट इन्वेस्टमेंट्स की लेनी हो, तो उसके लिए यू डोंट नीड मी, you don't need us. You need us when you look at managing your money and assets जो businesses में लगाती है, जहां जर्नी में वोलेटिलिटी है, जहां अप्स एंड डाउन्स के लॉजिकल रीजन हैं, जहां पे अर्निंग में डेविएशंस हैं। तो आपको वहां चाहिए नॉलेज, आपको वहां चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं यहां पे निकल जाऊं कि डाल दूं कि बेच दूं। और यही टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों। जिन जिन लोगों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में कर रखी हैं, डायरेक्टली या वाया म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड को दे के बोला, हे म्यूचुअल फंड मेरा पैसा जाके इक्विटी में लगा दो, तो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। और आपको लगा कि नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं डीमैट अकाउंट जेएम फाइनेंस में खोलूंगा और जाके इन्फोसिस, टाटा, बिरला जो खरीदना खरीद लूंगा, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो आपको देखना है कि आपका रूट क्या हो। But this is very important that equity is the only attraction. We have to talk about equity only. And when we talk about equity only, then obviously let's go further. तो हमारा स्टेज 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं 1 मिनट का बस हॉल्ट पॉज ले रहा हूँ so that I can just ask us and check if Mohit's mic is on and if he can speak it out. एक बार ट्राई करें। और we are going on the right path. Even as a listener, you can write in your chat if you think that things are okay, and कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन टाइप कर ले। तो मोहित, कैन यू बी एबल टू स्पीक आउट? या या हाँ, अब तो तेरी आवाज ठीक आ रही है। नहीं, इको कर रही है। अभी भी कर रही है? अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है। तो वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ओके, ठीक है मोहित, चल रहे हैं हम लोग सही ना? हाँ, जस्ट अबाउट द कैच अप डिमांड गोल्ड। हाँ, तो वो दैट इज द मतलब लास्ट फेज। तो वी हैव डिवाइडेड थिंग्स ऑन 4 phases. तो फर्स्ट वाज द बिल्ट अप and the reason, second is about the market and things. Now we are on the third phase, and then we will end up with a summing up conclusion that why and what to be done in this kind of scenarios. Okay, chalo. So but the story is not about the CAGR, it's all about the path. ये आप लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे हमको रिटर्न पिटर्न कोई चेज नहीं करना है, हमको तो बस ये देखना है कि हमारा पाथ कैसा है। जिस दिन हम पाथ पे अपना डिसीजन लेने सीख गए, इतना अपने पास कमांड हो गया कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिसाइड अबाउट इट। हम दूसरों को देख के नहीं अपना पाथ डिसाइड करेंगे, दूसरों को देख के अपना दिन तय नहीं करेंगे। तो ये लेसन आप लोगों को शायद मिल गया हो, नहीं भी मिला हो तो फिर से लास्ट लाइन में बोलता जा रहा हूं कि देयर आर 2 थिंग्स यू कैन चेज, वन इज कॉल्ड पाथ एंड अनदर इज कॉल्ड प्राइस। सो या ROI।
सो पाथ और आरओआई में से पाथ चेस करिए, यू विल अल्टीमेटली गेट द बेस्ट आरओआई। ये आरओआई चेस करना इसलिए दिक्कत है, मैंने पहले ही बताया, ये इन्फ्लुएंस कर देता है आपके दिमाग को, आपके डिसीजंस को, और आपको हमेशा जब आरओआई चेस करोगे तो वही चीज अच्छी लगेगी जो महंगी होगी, वही चीज अच्छी लगेगी जो ऑलरेडी रन अप में होगी, और वही चीज अच्छी लगेगी जो सबसे ज्यादा रिवार्ड दे रही है, बट विदाउट द नोइंग द पाथ यू मे गेट ट्रैप्ड इनटू इट। ठीक है, चलिए, तो इन सब कंक्लूजन के साथ आगे आते हैं and यहाँ पे देखते हैं ट्रिक फॉर मल्टी बैगर वेल्थ बिल्डिंग क्या है। हाउ कैन यू बिल्ड अ मल्टी बैगर वेल्थ? सो मल्टी बैगर वेल्थ बिल्डिंग के लिए आपका एक ही टिप्स है, वो है बाय एट लो एंड सेल एट हाई। तो आप पूछोगे कि ये कौन करा सकता है, ये कैसे होगा, और क्या म्यूचुअल फंड्स में ये सब होगा या नहीं होगा? तो म्यूचुअल फंड्स में ये सब मल्टी बैगर टिप्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो बताने जा रहा हूँ। शेयर में तो देखिए बहुत सारे लोग ये ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आज के दिन में यहाँ पे खरीद लूँ और यहाँ पे बेच दूँ। तो यहाँ खरीदूँ, यहाँ बेच दूँ, फिर यहाँ खरीदूँ, फिर यहाँ बेच दूँ। बट जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं एज़ अ लिसनर, और जो भी लोग आगे दुनिया में किसी से भी आप सर्वे कर लीजिए, 99% पीपल विल से मैं कभी नहीं कर पाया यार। एक बार कर पाया, दोबारा नहीं कर पाया। क्योंकि जब एक बार मैं सही समय में खरीदना और सही में बेचना किया, अगली बार मुझे लगा कि ये अभी नहीं बेचना चाहिए, यहाँ बेचना चाहिए था, तो मैं रुक गया। जब रुक गया तो अल्टीमेटली वो यहाँ गिर गया। तो मैं गिर गया तो मैंने सोचा अभी और गिर गया है, हो सकता है कि थोड़ा देर बाद बढ़ जाएगा, मैं उसको खरीद लेता हूँ, और मैंने खरीद लिया, वो और नीचे गिर गया। फिर मैं डर गया, मैंने इसको बेच दिया। जब बेच दिया तो वो अगले दिन यहाँ चला गया। ये कॉमन डिस्कशन है, ये कॉमन फिनोमिनन है। एवरी ट्रेडर कैन टेल यू दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। तो क्या बनाता है इस चीज को पॉसिबल, यही आज आपको समझना है, और वो चीज को कहते हैं कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। सो अगर आपको मल्टी बैगर चाहिए, आपको बाय एट लो एंड सेल एट हाई का टिप्स चाहिए, मजा चाहिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आंख बंद करके विदाउट टाइमिंग द मार्केट अपने अमाउंट को इक्वली स्प्रेड कर देना होगा इसमें। So when your amount is going here, it is buying here, and sometimes when it is going down, it's buying here, किसी समय में here, किसी समय में here. So market में क्या हो रहा है, ये खरीदारी यूनिट्स की हो रही हैं। आप जो पैसे दे रहे हो फिक्स्ड है, मान लो ये 1000 रुपए महीने का आपका जा रहा है, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज आपने यहाँ भी खरीदा, 1000 रुपीज यहाँ भी खरीदा, 1000 रुपीज यहाँ भी खरीदा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपका 1000 रुपए जब यहाँ पे हिट कर रहा है, इस जगह पे जब प्राइस ये है, तो आपको कुछ एक्स यूनिट मिले होंगे, से एग्जांपल 100 यूनिट मिले। जब आपका यही वाला चीज यहां हिट करेगा विच इज मोर देन दिस पॉइंट, तो आपको 100 यूनिट थोड़ी मिलेंगे, कम मिलेंगे, 96 समथिंग। और अगर मान लो ये वापस से यहाँ पे हिट कर रहा है जहां पे मार्केट एकदम गिर गई है से यहाँ पे, और इस समय आपको यूनिट ज्यादा मिल गए, 112 यूनिट मिल गए। So whenever market is at down and the prices are down and you are buying that asset continuously without timing the market, तो कम से कम 12 में से आपके 8 किस्त 6 किस्त भी अच्छे प्राइस पे आ गए, तो आपका अल्टीमेटली इन सब का एवरेज कॉस्ट डिवाइड कर देंगे जोड़ के, तो से एग्जांपल आया 102 रुपीज। तो ये 112 से तो अच्छा ही हुआ है ना, वरना तो आप 112 पे खरीदते तो एकदम महंगा खरीद लेते एक ही बार में, और 96 पे खरीद लेते और लकी होते तो ठीक है, लेकिन बेच तो पाते नहीं आप। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि पहले हम परचेजिंग साइड में देखें तो एसआईपी ने बड़े मजेदार तरीके से आपकी कॉस्ट एवरेजिंग को फुलफिल कर दिया। उसने कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम बस लगाते रहो, और ये जान जाओ कि भारत में इमर्जिंग मार्केट होने के कारण शेयर भाव में वॉलेटिलिटी रहेगी। कभी लगेगा ये कंपनी अच्छा करेगी, कभी लगेगा नहीं करेगी, कभी लगेगा करेगी, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन मिलेगा, और जितना फ्लक्चुएशन मिलेगा उतना मुझे मजा है। तो अगर किसी आदमी की जिंदगी में 10 साल एसआईपी चलानी है, मान लो एक व्यक्ति ने 10 साल में से मार्केट का ये फेज 10 साल रह गया ये, और उसकी एसआईपी यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, तो दिस इज एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 ऑफ अ पर्सन जिसने 10 साल एसआईपी चलाई या चला, और उसकी जिंदगी में ये फेज इतना आया, और ये वाला फेज ने फिर यहां आया।
तो ये जो फेज वाला आदमी है जिसने ये सेकंड वाला है, जस्ट इमेजिन इसका कॉस्ट एवरेज क्या बैठा, बिकॉज इसके यूनिट्स यहां खरीदे गए। इसके पास, अगर इस वाले व्यक्ति के पास 100 यूनिट जमा हुए हैं टोटल टोटल परचेजेस से, तो इसके पास जरूर 200 यूनिट हो गए होंगे, जरूर। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉस्ट लोअर होने से ज्यादा यूनिट्स आ गई। नाउ सी द गेम। हमारे जो इन्वेस्टर भाई हैं, ज्यादातर लोग यूनिट के बारे में बात ही नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता कि मेरे पास कितनी यूनिट है। उनको तो बस इस बात की पड़ी है कि मेरे कंप्यूटर पे मेरे पोर्टफोलियो के आगे 12% दिखा रहा है कि 22% दिखा रहा है। अरे भाई, ये 12 और 22 तो मौजूदा रेट से दिखा रहा है। ये रेट थोड़ी परमानेंट है। आज 24 दिखा रहा है, कल 28 दिखाने लगेगा। आज 12 दिखा रहा है, कल 24 दिखाने लगेगा। इससे क्या लेना देना आपको? आप तो ये देखो कि आप यूनिट कितने खरीद रहे हो अपनी जर्नी में। तो यूनिट कब ज्यादा खरीद पाओगे? जब मार्केट डाउन होगी दोस्तों। तो अगर पिछला 2 साल निफ्टी का डाउनवर्ड ट्रेंड रहा, डाउनवर्ड मींस बहुत ज्यादा नहीं चली, तो जो मेरे 10 साल पुराने ग्राहक हैं, 20 साल पुराने ग्राहक हैं, वो तो बहुत हैप्पी हो गए। बोले अविनेश भाई, कोविड के बाद तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, अब जाके मुझे एवरेजिंग करने का मौका मिला है, तो मेरी तो एसआईपी ने बम बम हो गया भाई, मेरा रेट ठीक हो गया अविनेश भाई। ऐसा लोग बोलते हैं। तो दे आर लर्नेड, दे आर एजुकेटेड। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस 2 साल में अपनी ये वाले 12% को देखा कि 24 था, अब ये 8 दिख रहा है। अब वो आके कहते हैं मेरा एसआईपी रोक दो, मेरा रेकरिंग बंद कर दो, मेरे परेशानी हो रही है। तो भाई, उनके लिए पहला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। ये बेकार की चीजें हैं। आप ये देखो ना कि इस समय आपकी यूनिट ज्यादा आ रही हैं, और ज्यादा यूनिट आ रही है तो आपका एक समय जो यूनिट एक्यूमुलेट करने का सपना था, वो जल्दी पूरा हो जाएगा, जर्नी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपका अगर मनी का नीड आ गया, तो ही आपको उदास होना है। अगर ये मोमेंट में आपको पैसा की जरूरत पड़ गई, तो ही आपके लिए बैड बैड माना जाएगा। बट अगर आपके पैसे की जरूरत नहीं है और ये मोमेंट आप होल्ड कर रहे हो, तो और एसआईपी के थ्रू आपके मनी अंदर जा रही हैं, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन टू हैव दिस एट लीस्ट इन योर जर्नी। जिसका और लकी कौन होगा? जिसके 50% वाला डाउन मिल जाए और 50 अप। तो हम लोग को पहला लेसन इस स्लाइड से तो यही मिलता है। जब हम फोर्थ फेज ऑफ सेशन आने वाले हैं, तब तक ये समझ जाइए कि प्राइस फॉल is a good news for people who are running SIP, not at all a bad news. Yeah, good news for people who want to add more, but दो ही बातें इंपॉर्टेंट है। जिस एसेट को हम खरीद रहे हैं, वो एसेट ही बेकार ना हो। ये फॉल किस तरीके का फॉल है? क्या ये फॉल नॉन परफॉर्मेंस का है? क्या ये फॉल इस बात का है कि ये कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा? क्या इस बात का है कि कोई और एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये फॉल है? आज हम वही फोर्थ फेज में डिस्कस करेंगे। ये फॉल या ये स्लोनेस इंडिया की निफ्टी या सेंसेक्स में क्यों है? भारत के इक्विटी शेयर्स में ये जो ठंडापन है, वो क्यों है? क्या वो बिजनेसेस अच्छा नहीं कर रही? क्या उनके अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे? क्या हमारे देश में कंपनियों का मुनाफा बंद हो गया है, खत्म हो रहा है? ऐसा क्या नेगेटिविटी है? हम उन बातों को करने वाले हैं फेज 4 में। अगर वो नहीं है, वो सारे फैक्टर्स इंटैक्ट हैं, इंडियन बिजनेसेस आर डूइंग वेल, उनकी अर्निंग्स अच्छी है, ग्रोथ ऑफ द कंट्री ठीक है, देन व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक? यू कैन थिंक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आज हमारा फेज 4 यही कहने वाला है, समझाने वाला है कि क्या ये हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, हम सही एसेट में हैं कि नहीं हैं, और या फिर हम इसको भागने का अड्डा देखें और सोचें कि हम ट्रैप हो चुके हैं, फंस गए हैं, अपने डिसीजंस लिया जाए यहाँ से। तो ऐसे कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप ये वाला चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि कॉस्ट एवरेजिंग का कितना बढ़िया मजा है और यूनिट क्रिएट करने का क्या मजा है। तो जो लोग जानते हैं कि यूनिट क्रिएट करने का मजा बढ़िया है, उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू ये करना आसान लगता है। सॉरी। क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू ये यूनिट्स का क्रिएशन इजी हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली करना सोचेंगे कि मैं हर महीने की 5 तारीख को इन्फोसिस खरीद लूं, तो आपसे नहीं होगा। आप 5 को देखोगे, भाव पूछोगे, सामने वाला कहेगा कि अभी मार्केट गिरा है, आप सोचोगे आज छोड़ो कल ले लूंगा। कल जब पूछोगा तो वो बोलेगा सर आज तो 5% अप है, तो आपको लगेगा अरे आज बहुत महंगा है, परसों ले लूंगा। ये करते करते आप ना ले पाओगे, ना सस्ते में ना महंगे में। तो दैट इज अ बैड डिसीजन।
So always people do and set up their recurring buying through mutual funds. That is the best. And ये जो म्यूचुअल फंड है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इक्विटी बास्केट तय करना है कि विच बास्केट यू वांट. IT fund, pharma fund, flexi fund, small cap fund, large cap fund, XYZ fund. You have to set up your monthly amount. That is more important, that how much you want to give it to the saving contribution. और उसका ऑटो डेबिट लगा देना होता है, बैंक से निकल जाता है, आपका कंट्रोल ही नहीं रहता. एंड दिस इज कॉल्ड SIP. तो SIP का सबसे बड़ा मजा तो ये है कि इसमें कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं है, कभी लॉक इन नहीं है, कभी कभी भी निकल जाओ, टॉप अप वगैरह कर दो, बढ़ा लो, घटा लो, सब कुछ कर सकते हो. यू कैन डू एवरीथिंग आउट ऑफ इट. एंड दैट्स द रीजन वी think that mutual funds is the best, and this is the best route to do. How can you bring the cost and increase the units by buying at low? तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें तो दिखाई जिसके कारण मैंने बताया कि कॉस्ट को नीचे लाना और यूनिट को बढ़ाना, कॉस्ट को नीचे लाना एंड यूनिट को बढ़ाना, ये कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको मैंने अभी चार्ट के थ्रू दिखाया. लेकिन इस वाले शीट का जरा एक नक्शा देखें. ये हमारी लेटेस्ट है, एज ऑन यस्टरडे. ये हमारा कैटेगरी शीट है जो आपको एक बार में दिखा रहा है कि अभी तक ये जो लाल एरियाज है ना, रेड एरियाज, ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं. ये वाले SIP वाले को देखना होता है. मान लो अगर उसको इसमें SIP चल रही होती, इसमें जिसकी चल रही होगी इस वाले में, उसका तो अभी हर यूनिट महंगे पे खरीदा जा रहा होगा. इस बेचारे का तो 100 रुपए से भी अगर मार्केट डाउन हो गई तो पूरा पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बड़े बाजार पे खरीद रहा है, एक भी रेड नहीं है. So you need red in your system if you are really looking for a better cost average SIP, and luckily you have got this. तो जिनकी SIP चल रही है और जिनका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन इन द मार्केट है, उनको तो यही राय है कि वो 10% से 15% से अपनी SIP बढ़ा दें अगर पॉसिबल है तो, या एडहॉक उसी SIP फोलियो में कुछ काट दें. जिसकी 20,000 की SIP चल रही हो, 20,000 का एक चेक काट दें या फिर 20,000 इन्वेस्ट कर दें. तो दैट इज द बेटर वे टू एवरेज आउट. Anyway, so your aim final through SIP or through unit accumulation should be like a snowball theory. ये यूनिट जमा हुआ आपके पास, थोड़े दिन में यूनिट्स और जमा हो जाएंगे, आपका ये साइज हो जाएगा, फिर ये साइज हो जाएगा. जब आप रिटायर करेंगे या अल्टीमेटली व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द फंड्स, ये आपका बिगर साइज हो जाएगा. और जो ये आपका बिगर साइज हो जाएगा, से एग्जांपल ये 10,000 है, 10,000 यूनिट्स बाय द टाइम यू रिटायर. एंड ये 10,000 यूनिट्स में से if you look at 1 rupee का NAV gain, 1 रुपए से NAV is the price of the mutual fund scheme. 1 रुपए से बढ़ेगा तो आपके घर कितने रुपए आ जाएंगे? 10,000. So if you can accumulate bigger units, larger units, and then put SWP, systematic withdrawal plan. Systematic withdrawal plan is a reverse mechanism of SIP. तो जो लोग ने इसका मजा चखा है, जो चख रहे हैं, उनको ये मजा आ गया होगा कि भाई मैंने पिछले 15 साल 20 साल में एक्यूमुलेट किया, अब मैंने जो एक्यूमुलेट किया उससे मैं विड्रॉ कर रहा हूं. तो एवरी डे एवरी मंथ आपका 1-1 2-2 रुपए की राइज आपको इतने रुपए दे देता है. तो उसको विड्रॉ करने के और भी नॉर्म्स और सिस्टम है, तरीके हैं, डिसिप्लिन है. दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बिकॉज टुडे वी डू नॉट हैव दिस टॉपिक फॉर SWP. जब होगा तो और डिटेल समझिएगा. अभी आ जाते हैं हम लोग. इफ यू गेट एटलीस्ट वन करेक्शन साइकिल, योर SIP बिकम्स पावरफुल वेल्थ बिल्डर. इतना पावरफुल हो जाता है. इसका मैंने कोई फंड नाम देना हमें यहाँ पे वेबिनार्स में अलाउड नहीं होता जब तक आप पर्सनल काउंसलिंग नहीं करेंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक शीट दिखा दिया, विच इज अ रियल शीट फॉर लास्ट 10 ईयर SIPs, SIP रिटर्न. तो देखिए आपका SIP रिटर्न टॉप के मैंने फिल्टर कर दिए खाली. तो 1 2 3 4 5 6 10 करीब है. ये सबसे खराब वाला भी 19% दे रहा है रिटर्न 10 साल में. यानी कि 10 साल में 3, उसको सिर्फ 2 साल खराब मिले हैं. अदरवाइज तो 10 साल में 8 साल तो अच्छा ही अच्छा था, बल्कि 3 साल टोटल खराब मिले होंगे मैक्सिमम, तब ये रिटर्न बना है भाइयों. लेकिन अगर कहीं वो 10 साल में 10 साल अच्छे रह जाते तो ये रिटर्न नहीं बनता. ऑब्वियसली कॉस्ट एवरेज नहीं होती और ROI ठीक नहीं होती. तो अल्टीमेटली ये जो आप देख रहे हैं 27-20, ये लमसम वालों को तो नहीं आया होगा, लेकिन जिन्होंने रेकरिंग चालू रखी, डाउनसाइड मार्केट को यूज किया, उनके लिए ये मजा है. चलिए ये सब हमने कर दिया, फाइनल हो गया.
Now we are looking at the real phase 4 of our session today, where we are sitting correction cycle और growth cycle. क्या हमारे बाजार को हो गया है? क्या हमारा रिटर्न जो मोटा मोटा दिख रहा था वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्या अभी ग्रोथ में थोड़ी ठंडाईपन है? ये सब सवाल का जवाब देने जा रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान से, अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो तो स्टोर कर लीजिएगा, ताकि हम लास्ट में उसको जरूर बताएं। आप या तो मेरे क्वेश्चन मार्क जो ऐप पे बना है ना, उसमें जाके लिख भी दीजिएगा, ताकि मैं एक साथ सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल ध्यान देते हैं इस 4 स्लाइड पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्लोजर ऑफ दिस सेशन है, और इसी में हम सारी बातें सम अप करने वाले हैं। तो Infinity, as you know, that we are India's established, one of the established macro analyst, और हमारे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं हमारे मैक्रो एनालिसिस को। लोग अपने पब्लिकेशन में, न्यूज़लेटर्स में हमारे इस मैक्रो एनालिसिस को छापते हैं विद आवर पेटेंट राइट। सो यू नो, वी हैव earned that respect over a year of 20-21 years with some logical things. It is not a tukka, speculation or thing. We apply some algorithms, some processes which has successfully given us this result. ठीक है, 70-80% की सक्सेस रेशियो के साथ हम लोग अक्सर काम करते रहे। तो आज जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं और इस वेबिनार में डिस्क्लोज करने जा रहे हैं, हमारे उसी मैक्रो एल्गो के निष्कर्ष हैं, और जो हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है। So when you look at things as a data, there are different data points, but ये डेटा आपको बता रहा है एक स्टैंडर्ड, मैं 22 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक का विदेशियों का पैसा जो भारत में आता है, जो हमारे बाजार के हमारे शेयरों को खरीदता है और उसको अप और डाउन का मुंह दिखाता है, वो वाला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इफ यू लुक एट द एफआईआई कैश फ्लो हेयर एंड द डोमेस्टिक इन्वेस्टर कैश फ्लो, आप कुछ मत देखो फिगर वगर, आप तो सिर्फ ये देखो जितना लाल इधर उतना ही हरा इधर, जितना लाल इधर उतना ही हरा इधर। ऐसा पिक्चर बहुत रेयर देखने को मिलता है। रेयर देखने का मतलब, ऐसा मिल सकता था आपको कि सिर्फ लाल दिखता ये वाला पार्ट और हरा नहीं दिखता। ऐसा भी हमारे देश में हुआ है कई बार। तो इसमें क्या होता नतीजा, मार्केट सिर्फ गिरती जाती और कोई उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि ये सब सेलर हैं, ऑल आर सेलर्स, हर महीने में दिसंबर से जनवरी। बट आज बाजार 26,000 पे निफ्टी या सेंसेक्स अपने लेवल पे टिका हुआ है। वो टिका क्यों है? ये ग्राफ का सिंपल सिंबल है, जो इधर जितना उधर, यानी जितना वो निकालते हैं उतना ही हम डाल देते हैं, जितना वो निकालते हैं हम उससे ज्यादा डाल देते हैं। और अल्टीमेटली इसलिए हम कंज्यूम कर रहे हैं हर सेल्स को, हर बिक्री को हमारा देश का डोमेस्टिक इन्वेस्टर कंज्यूम कर रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन होते हैं? आप लोगों के द्वारा दिए गए म्यूचुअल फंड, एनपीएस, इंश्योरेंस कंपनियों को जो आप प्रीमियम देते हो वो वाला पैसा, बैंकों के पास जो सरप्लस या इन्वेस्टेबल ट्रेजरी होता है वो वाला पैसा, या फिर जितने भी इस तरह के डोमेस्टिक कलेक्शंस हैं, वो ईपीएफओ का कॉर्पस 22%, 20% जो भी वो लगाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब कहाँ जाता है? सब शेयर बाजार में जाता है। और शेयर बाजार में जब ये पैसा जाता है, तो ऑब्वियसली पहले के मुकाबले आज भारत मजबूत है, वरना ये ग्राफ नहीं बनता। मजबूत इन 2-3 सेंस में है। बिकॉज ऑफ द इनफ्लो विच यू सी हेयर, ये कहाँ से पैदा हुआ? ये पैदा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट एसआईपी बुक से, जो आज 30,000 35,000 करोड़ की हो गई हैं। आपके पास वो रिकरिंग एक पर्टिकुलर डेट में, मंथ में गिरता जा रहा है। आपके पास एनपीएस का कलेक्शन ह्यूज है जो मार्केट में जा रहा है, और वो बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम कलेक्शन बढ़ा है 2 साल में, उसका पैसा, और ईपीएफओ तो खैर नो डाउट उसकी साइज बढ़ती जा रही है। So first confidence which I want to give you people is, today we are there on our own, on our own. There is no external party जिसके चलते मेरा बाजार चला हो या चल रहा हो या बचा हो। All external party has gone, almost nil. So इसमें बुरी खबर और अच्छी खबर दोनों छुपी हैं। अच्छी खबर ये है कि ये जब आएंगे ना तो हवा दिखा देंगे, आएंगे तो हवा दिखा देंगे, और ये नहीं आएंगे तो अल्टीमेटली हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सो अल्टीमेटली दोनों ही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना। ये और ना पॉजिटिव साइड, अगर इसमें से एक एफआईआई भी आ गया, जो एक एफआईआई भी अगर अंदर आ गया, तो दे विल चेंज द मार्केट, बिकॉज उनका डॉलर में कन्वर्जन साइज इज वेरी हाई। चलिए दूसरी चीज, वर्ल्ड
अब आपका सवाल होगा, ये अविनाश आ क्यों नहीं रहा है हमारे देश में? क्यों नहीं आ रहा है? भाई, नहीं आ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो अब हमारा काम क्या बनता है? ये देखना कि क्या ये आएँगे? और अगर नहीं आएँगे, तो क्या डोमेस्टिक वाले कब तक इनको न्यूट्रलाइज़ करने में अपना धन खर्च करेंगे? अगर ये धन अगर ये धन न्यूट्रलाइज़ेशन में नहीं लगा होता, यानी ये नहीं निकलते और हम आ जाते, तो आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ होता? कम से कम 20-40% का ग्रोथ दिखा रहा होता भाई साहब। वन साइडेड रैली होती, वन साइडेड। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। हमारा सारा 2 साल का एफर्ट, ये तो मैंने इतने ही महीने की निकाले हैं, हमारा एफर्ट खर्च हो जा रहा है। जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम मार्केट को प्राइस दे रहे हैं, उसको सेल करके उसकी प्राइस को न्यूट्रलाइज़ कर दी जा रही है। सो इस बात के लिए जवाब देना ज़रूरी है कि आखिर वो एफआईआई जा कहाँ रहे हैं? और आपको ये जानना होगा कि एफआईआईज़ होता क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वहाँ के पेंशन फंड्स होते हैं, वहाँ के सुपरएन्युएशन किटी होती है। यानी मान लो आपके इंडिया का पोस्ट ऑफिस के पास 10,000 करोड़ है और वो जाके मॉरिशस में पैसा लगाना चाहता है। तो मॉरिशस के लिए पोस्ट ऑफिस एफआईआईज़ हो गया। है ना? उसी तरह हमारे देश में जो विदेशी बड़ी संस्थाएँ जिनके पास बड़ा पैसा है, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाती हैं, अच्छा कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए। वो लोग इंडिया को अभी अच्छा आदर नहीं कर रहे हैं या इंडियन इकोनॉमी के उस स्टॉक्स में पैसा नहीं लगा रहे। सो लेट्स फाइंड आउट दोज़ डिसीज़न, दिस डिस्कशन एंड देन रीच आउट टू द फाइनल सम अप। तो देखिए, वर्ल्ड चेस कर रहा है इंडिया के अलावा सबको। और इंडिया के अलावा सबको मतलब आप कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए कहीं का भी। आप कोरिया उठा लीजिए, आप ब्राज़ील उठा लीजिए, आप अर्जेंटीना उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए। स्पेन स्पेन फॉर दैट मैटर कहाँ से कहाँ चला गया। आप देखिए 46%। तो ये सब जो इंडेक्स हैं, आपका ब्राज़ील देखिए 46%, 96% कोरिया, ताइवान 58%। तो ये सब जो इंडेक्सेस हैं, ये आपको एक बात तो बता रहे हैं कि भारत कहीं नहीं है दूर-दूर। तो ये क्यों इतने बड़े एफआईआईज़ एक्चुअली इनके यहाँ थे, इनके यहाँ ही गए हुए हैं। अभी इनके यहाँ का खाना चल रहा है, इनके यहाँ पार्टी चल रही है, क्योंकि एफआईआईज़ अभी इनके यहाँ है। नाउ क्यों है? ज़रा देखते हैं। इंडिया का पोज़ीशन तो ये रहा, इंडिया भी नेगेटिव नहीं है भाइयों, ये मत सोचिएगा 1 साल में हम नेगेटिव हैं। हम भी 7-8% निफ्टी ने दिया है आपको और अपने दम पे दिया है, किसी और से नहीं लिया है। कोई और ग्राहक हमारे यहाँ नहीं आया है। ये हमारा अपना खुद का ओरिजिनल डोमेस्टिक इंडेक्स है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज़ द वर्स्ट ओवर और हमें क्यों रिवार्ड नहीं मिला? दोनों बातें। तो सबसे पहले एफआईआईज़ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स उसे नहीं दिख रहा। अगर आप एक विदेशी होते, आपके पास जब पैसा था और है और आपके पास ऑप्शन था आज से 3 साल पहले कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? चाइना में लगाऊँ, ताइवान में लगाऊँ, इंडिया में लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ? तो आपका पहला क्राइटेरिया क्या होता? कि व्हिच इज़ द चीपर कंट्री? 3 साल पहले इंडिया कॉस्टलीएस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। हमारे यहाँ के शेयर्स सबसे महँगे थे पूरी दुनिया में, क्योंकि कोविड के बाद की रन अप में इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट था। तो पहला सिचुएशन ये थे कि वी वर नॉट द आइडियल वैल्यूएशन मार्केट 3 इयर्स बैक अराउंड। तो कोई भी एक सेंसिबल बड़ा इन्वेस्टर तो नहीं ढूंढेगा और कंट्ररी टू दैट ये सारे कंट्री डूबे हुए थे, ये जितना भी नाम आ रहा है। 3 इयर्स बैक इन बेचारों का कोई अस्तित्व भी नहीं था। स्पेन को तो कोई पूछता भी नहीं था। ब्राजील स्पेन की तो कोई तुक्का भी नहीं लगाता था। और कोस्पी यूस्पी ताइवान को तो बिल्कुल समझ लो धरती दिख रही थी। चाइना, संघाई, ये सब नेगेटिव में थे। तो वो सोचिए, जरा याद करिए, 3 साल पहले आप मजा कर रहे थे, ये सब रो रहे थे। और एक एफआई बहुत चालू होता है जब उसको पता है कि कंट्री तो ये भी नहीं मरने वाली और कंट्री इंडिया भी नहीं मरने वाली, बट ये कंट्री मिल रही है मुझे 10 रुपए के बदले 2 रुपए में और वो कंट्री मिल रही है 10 रुपए के बदले 18 रुपए में। तो मैं क्या करूंगा? 18 रुपए वाले में से अपना प्लॉट और माल बेचूंगा और 2 रुपए वाले में जाके और खरीद लूंगा, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वाज डन। सो दैट वेरी वेरी सिंपल डिलिबरेट रूल लगाया गया। और ये रूल एक बार नहीं लगा दोस्तों, ये लगता ही रहता है। दिस इज द साइकिल ऑफ फाइनेंस। द थिंग विच बिकम चीपर गेट्स अट्रैक्टिव एंड उसमें बायर आ जाते हैं। थिंग्स विच बिकम अप वो बिकम्स कॉस्टलियर, वहां से बायर चले जाते हैं।
ठीक है, हम लोग को तो इसका बाय एंड होल्ड करके एवरेज रेट मिलता है दोस्तों। हम ना इसको चेज करते हैं, ना इसको चेज करते हैं। ना हम 80% की रिटर्न देख के बेचते हैं, ना -15% की रिटर्न देख के बेचते हैं। हम तो कहते हैं भाई मेरे को एक जर्नी के अंदर का एवरेज मिल जाए, मेरी कॉस्ट एवरेज हो जाए। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी व्हिच अ रिटेल इन्वेस्टर कैन डू। ट्रेडर विल ट्राई अगेन टू डू दिस कि मैं यहां खरीदूं यहां बेचूं। आप लोग को नहीं जरूरत है, हम लोग को नहीं जरूरत है। हमारे कोई 80 की भी नहीं और 15 की भी नहीं, अपने को तो एवरेज का 12-15 चाहिए। जो लोग इस मेंटेलिटी के हैं वो सब वेल्थ बना रहे हैं और वो सेल्फ वेल्थ बना लेते हैं। जो लोग ये मेंटेलिटी के नहीं है और ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिंग और राइट टाइमिंग और राइट पिक पे लगे हुए हैं, उनमें से 95% लोग फेलियर हैं। ये बात इतिहास में लिखा है, आरबीआई के डेटा पे लिखा है और साबित करने के लिए हमारे पास एक से एक नंबर्स हैं टू सपोर्ट दिस दैट नहीं मिलता उनको रिवार्ड। रिवार्ड सिर्फ बाय एंड होल्ड के एवरेज को मिलता है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो गई कि मैं ये एवरेज ठीक कैसे करूं, मैं अपना कॉस्ट एवरेज ठीक कैसे करूं, वो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में फेज 3 में बता दिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स का इशू था, इसलिए एफआईआईज हमारे देश से चले गए। और पहले तो वो महंगे थे हम लोग, दूसरा हमारे देश की सरकार खर्च नहीं करने कर रही थी और कर नहीं रही है अभी भी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स एक बहुत बड़ा स्टोरी है। जो लोग इसको पॉलिटिकली जानना चाहते हैं और इस वेबिनार में उसको एज ए इनपुट कंटेन करना चाहते हैं तो जान जाइए, हर देश हर कंट्री अपना एक कैपेक्स डिसाइड करता है और वो बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट कि मैं इस बार 50 एयरपोर्ट बनाऊंगा, 200 सड़कें बनाऊंगा, मैं स्कूल खोलूंगा, मैं फैक्ट्रीज लगाऊंगा। अपने इतने एक्सपेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बोलता है, जैसे कि अभी 1 तारीख की बजट में बोलेगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको वो वाला एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे देश में वादा किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ और उसका कुछ पार्ट पूरा हुआ बट मैक्सिमम रोक दिया गया और उसका लोगों को डर लगने लगा। एक विदेशी को इसका ये डर लगने लगा कि शायद मोदी जी की उतनी पावर नहीं रही या प्राइम मिनिस्टर जो जो इलेक्टोरल बॉन्ड में बोले हैं उसको उसको एग्जीक्यूट करने नहीं दे रही है उनकी नीचे की मंत्रालय, या फिर जो उन्होंने बोला है उनका दिमाग डेविएट हो गया, ही इज गेटिंग ग्रीडी, सेल्फिश, वो इलेक्शन जीतने में लग गए और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को रोक लिया। या फिर फाइनली हम ग्लोबल ट्रैक में आ गए जिसके कारण हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा आ जाएगा। मार्केट में पैसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हमारा ब्याज दर बढ़ जाएगा। ब्याज दर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, कंट्री का एक्सपेंशन रुक जाएगा, हमारे देश में क्रेडिट ऑफ टेक कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन रिलेट ऑल दिस। टेक्निकली एफआईआई को इस बात से मतलब नहीं है कि आपका रीजन क्या है, उनका तो ये मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स नहीं हो रहा। और हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स तब तक नहीं होगा जब तक यूएस फास्ट इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू नहीं कर दे। क्योंकि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट गिराता जाएगा तभी मेरे पास संभवतः 1-2% या आधा परसेंट की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गुंजाइश होगी, वरना वो गिराएगा मुझे भी गिराना है। अगर हम नहीं गिराएंगे तो हम उनके साथ टैप इन पे नहीं चल पाएंगे, हमारा उनका मैच नहीं हो पाएगा, हमारी करेंसी और सिक्योर गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए ये समझ के चलिए वो दिन भी आ गया है दोस्तों। वर्ल्ड के सारे बड़ी कंट्रीज धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट रेट गिराना शुरू कर चुकी हैं। ऑलरेडी दे आर ऑन द पाथ ऑफ डिक्रीज। सेकेंड, अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू द यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां हम लोग फंस गए हैं। दुनिया भर के बाकी कंट्री है जो मैंने लिस्ट दिखाई, उनको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है टैरिफ का, क्योंकि ना उनका कंट्री का साइज उतना है, ना उनका कंज्यूमर का साइज उतना है, ना उनका इंपोर्ट का साइज उतना है। भारत के लिए 50% बहुत है, क्योंकि हम एक बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा डेमोग्राफिकल पॉपुलेशन है और इम्पैक्ट हम पे ज्यादा है। तो इसलिए आउट ऑफ द होल लॉट ऑफ कंट्रीज 50% होना हमारे लिए बड़ा प्रेशर है और वो ट्रेड टॉक नहीं हो पा रही, हम दोनों संधि में नहीं आ पा रहे। उसका रीजन अभी हम देखते हैं। थर्ड, परसीव पॉलिटिकल चेंज, सबको लग रहा है कि शायद तीसरा टर्म के बाद मुश्किल है, मतलब कभी किसी ने देखा नहीं इतना लंबा। तो एफआई सोच रहा है कि अगर मैं आज इंडिया में आ जाऊं और कल को इलेक्शन में कुछ बदलाव हो जाए 1 ही साल के अंदर, तो मेरे को तो वापस भागना भी फंस जाऊंगा, मैं तो दोनों तरफ से मर गया। तो इसलिए वो लोग अभी जल्दी नहीं दिखा रहे हैं।
सब लोग थोड़ा इलेक्टोरल क्लैरिटी में भी कुछ वेटेज है, बिकॉज़ दे जो 10,000 25,000 करोड़ लगाता है एक बार में, उसके लिए ये सब बहुत बड़ी न्यूज़ है। वो लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। तो अभी फिलहाल वो डिस्टर्ब डेटा आ रही है। फोर्थ इज अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अक्रॉस यूरोप। वहां ये तो था ही जो मैंने पहले स्लाइड में ही दिखाया, बट ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन अब नहीं है। अब नहीं है, ये कहानी 2 साल पहले ट्रू थी। नाउ इट डज नॉट एग्जिस्ट। द वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी कॉस्टली। आपको क्या लगता है कि जहां पे 96% की ग्रोथ हो गई वहां पे वैल्यूएशन वही रही होगी? बिल्कुल नहीं रही, सब महंगे हो गए। यहां तक के सब चीज महंगे हैं। तो इसलिए वैल्यूएशन तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। ये 3 में से बातें ट्रू हैं। अगर ये तीनों बातें ट्रू हैं, तो यूएस की स्टोरी इस पूरी कहानी में यानी मेजर प्लेयर है और यूएस से ही सारा कहानी हमारा खराब हो रहा है। एफआईआईज का नहीं आना, हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होना, ये सब यूएस रिलेटेड है। तो जरा अगर उसको ध्यान से पढ़ें और समझें, तो आपको पता लगेगा कि एफआईआई जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हमारे यहाँ जापानीज भी हैं, हमारे पास चाइनीज चाइनीज बोल रहा हूँ, जापानीज हैं, हमारे पास कोरियन हैं, ऐसे बहुत सारे एफआईआईज हैं जो इंडिया में लगाते हैं, बट मेजर पोर्शन यूएस से आता है। तो अगर हम एफआईआईज कैन ओनली कम टू इंडिया, वो लोग तभी आएंगे जब रुपया को इंक्रीज होता वो देखेंगे। अभी रुपया जिस तरीके से मूव कर रहा है, आप देखिए 43-45 की रेंज से अगर 25 साल का इतिहास निकालें तो हम 92-93 के रेंज पे हैं। तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का डेप्रिसिएशन तो हो ही चुका है और इसको अगर हम देखें तो अराउंड 4 साढ़े 3-4% का सीएजीआर। तो जिस आदमी ने खाली डॉलर खरीद के ही रख लिया होगा 25 साल में, तो उसको तो आ ही गया 4 साढ़े 4%। तो वो इंडिया में क्यों रखेगा? करेंसी इंडियन करेंसी में क्यों रखेगा? तो 4% मान लो किसी ने कमाया लॉन्ग टर्म में और उसको वहां के बॉन्ड में मिल गया एफडी रख के 2% 2.5%, तो उसका तो 6.5% का ऐसे ही रिटर्न आ गया। और पिछले 2 साल में तो यूएस के बॉन्ड 5-5% देने लगे हैं। तो 5 वो और 4 की एप्रिसिएशन, तो मोटा-मोटी 9% 9.5% उनको बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो रिस्क रिवार्ड उनके लिए यूएस में ज़्यादा बेटर है बजाए इसके कि वो इंडिया में आके लगाएँ और जितना कमाएँ वो डेप्रिसिएशन में ही गँवा दें। मान लो ₹80 पे वो आए होते, अगर आए होते 82 पे, पिछले 2 साल पहले आ जाते 82-83 पे, उन बेचारों को तो सारा रिटर्न घुस गया होता, क्योंकि जब वो घर जाने की सोचते तो उनको 94 रुपए देख में मिलता $1, जो कि बहुत महंगा था। तो 94 पे कन्वर्ट करते तो उनका सारा रिटर्न घुस जाता। I hope you can imagine that and understand this. The dollar is the main detrimental thing for us. So आपको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको ये समझना होगा इस समय 2 स्ट्रैटेजी कि चलो अगर अविनेश यही वाली बात है, यही सिचुएशन है, सिचुएशन नहीं बदलने वाली है, तो हम क्या करें? तो सिचुएशन नहीं बदलने वाली है तो आप देखें आईटी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमेशा ऐसे समय में ज्यादा करेंगी जब डॉलर भागेगा। तो आप लोग को एक एक छोटा सा टिप्स है, आप रिलेट भी कर पाओगे मेरे सेशन से, कि जब डॉलर बढ़ता है तो क्या चीजें बढ़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब चीज गिरती हैं, कुछ तो बढ़ती होंगी। ऑब्वियसली आईटी एंड सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा होगा हम लोगों ने आपको 6 महीने पहले से आईटी बोलना शुरू कर दिया था और आपको आईटी फंड्स में भी लगवा रहे हैं या ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आईटी है, तो डोंट वरी अबाउट इट, वी वेर क्लियरली अवेयर अबाउट इट। तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो हमारे फेवरेट्स में तो ऑलवेज थे और अल्टीमेटली आईटी का ही फंड्स हमने आपको दिया। फार्मास्यूटिकल भी बढ़ते हैं, हमने ये भी आपको दिया मगर फार्मा नहीं चला। इसका रीजन है यहाँ क्या? एक्सेस टैरिफ। तो ये एक छोटा सा एक वो हो गया, एक्सक्लूजन हो गया, बट अदरवाइज जनरली जब भी डॉलर बढ़ता है, फेवरेट होता है आईटी, फेवरेट होता है फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ऑटो एक्सपोर्ट कंपनीज, ये सब लोगों को बहुत मजा आता है एंड दे ऑल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। तो ये लोग डॉलर के तेजी के खिलाड़ी होते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो, आपके आरएम को आपको देखना रहता है कि आप कैप्चर कर रहे हो कि नहीं ये चीजें। सो विच वी मेक श्योर दैट वी लुक फॉर यू। सेकेंड होता है गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा बढ़ता है। ऐसा नहीं है हम नहीं जानते थे कि गोल्ड भागेगा या बढ़ेगा। भागेगा तो नहीं जानते थे ऑब्वियसली, गोल्ड बढ़ेगा ये हम जानते थे, सिल्वर बढ़ेगा ये हम जानते थे, बट बट उसको लेने का जो तरीका है और होल्डिंग का तरीका है वो फिजिकल ही है ज्यादा। ईटीएफ वगैरह के थ्रू हम ले भी सकते थे, बट वो दोनों साइड के सेल परचेज के कॉस्ट इतने होते हैं कि मोटा प्रॉफिट चला जाता है उसमें। तो हम लोग अल्टीमेटली इसको प्रमोट नहीं किए। और प्रमोट नहीं करने का मतलब यह है कि वी डोंट बिलीव दैट गोल्ड सिल्वर कैन बी योर वेल्थ बिल्डिंग एसेट। इट कैन बी अ टेम्पररी हेजिंग एसेट। ये हमेशा से हम एज ए फाइनेंस समझते हैं।
हमें नहीं लगता कोई सोना खरीद जमा कर करके अपनी बेटी की शादी कर लेगा या फिर अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, या दैट इज नॉट द वे वी लुक एट। सो करेंटली ऐसा लोगों को लगने लगा कि एसेट है, बट मैंने पहले स्लाइड में बताया, जिस चीज में ईपीएस नहीं है, जिस चीज का पीई नहीं है, जिस चीज की परफॉर्मेंस रेफरेंस नहीं है, आप उसमें जो भी खरीद रहे हो तुक्का है, प्योर स्पेक्यूलेशन, सट्टेबाजी। डिमांड सप्लाई का कोई पैरामीटर नहीं होता। आज डिमांड है, कल नहीं रहेगी। इट इज ऑल अ वेरी वेरी सिंपल स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो हम ऐसा काम नहीं करते हैं, इसलिए हमने गोल्ड कॉपर लोगों को नहीं खरीदवाया। लेकिन लोगों ने जो एक्सपोजर लिए उनको हमने इंडोज किया, उनको बढ़ाया, बढ़ावा दिया कि ले लो थोड़ा 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 थोड़ा। तो बट डॉलर जब बढ़ता है तो गोल्ड सिल्वर में तेजी आती है, और अल्टीमेटली जब इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो होती है वो बर्बाद होती है। बर्बाद कौन होती है? इंपोर्ट ओरिएंटेड। जैसे कि एविएशन है, सारा इंपोर्ट ही का खेल है। तेल लगेगा वो इंपोर्टेड है, और फ्यूल जो लग रहा है, हवाई जहाज जो खरीदा वो इंपोर्टेड है, कंपोनेंट इंपोर्टेड है, मेंटेनेंस इंपोर्टेड है, सब महंगी हो गई। तो उनको महंगा पे करना पड़ता है अपने अपने सर्विसेज के चीजों के। ऑयल एंड गैस इंपोर्टर्स को तो हालत खराब हो जाती है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो लोग जो सामान वो वाले मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मारुति को बिल्कुल मजा आ रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारी फर्म्स होंगी जो बाहर से कंपोनेंट लेके आके इंडिया में लगा के बेचती हैं, उनको दिक्कतें हो गई। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्टफोन रिटेलर को दिक्कतें हो गई। एफएमसीजी कंपनीज को तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कि उनका मेजर रॉ मटेरियल बाहर से आता है, और इंपोर्ट सारे महंगी पड़ गए उनको, डॉलर में पेमेंट करना उनके लिए आफत हो गई। सो ये सब रीजंस हैं जो पिछले 2 साल में हमारे देश में अर्निंग को थोड़ा-सा दबा रही हैं, और हमारी ग्रोथ के एंटिसिपेशंस को डाउनसाइड कर रही हैं। नाउ फाइनल स्टोरी अहेड क्या है? क्वेश्चन 1, डॉलर विल कंटिन्यू टू राइज, एफआईआई विल नॉट कम एट ऑल। क्वेश्चन 2, थिंग्स हैव ऑलरेडी बिकम कॉस्टली ऑन अदर साइड एंड हेंस हमारे आने की प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन 3, लास्ट 2 years परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली डिस्काउंटेड एंड इट हैज नाउ बिकम अट्रैक्टिव। माय आंसर इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन ऑप्शन 3, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, रादर ऑप्शन से। सो ऑप्शन 3 इज द ट्रू आंसर। यस, 2 साल की परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी की इतनी अच्छी रही है, इतनी अच्छी रही है कि लोगों ने देखा ही नहीं ये शो। हमने यहाँ सजा रखा है पूरा अपना पूरा डिजाइन गार्डन, और बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, बट दुनिया को कुछ और ही दिख रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास दूसरे अपॉर्चुनिटीज इतनी अट्रैक्टिव हैं कि उन्होंने हम पे ध्यान नहीं दिया। सो पहला बात यह है, और उसके कारण हम सस्ते हो गए। और ये सेकंड वाला ऑप्शन भी दिख रहा है अब मुझे इन पिक्चर, बट ये कब होगा आई डोंट नो। ये तो श्योर होगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक आप अच्छे परफॉर्मेंस को दबा नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, आप छूटे हुए महसूस होगे। अगर कोई बड़ा एफआईआई कंपनी ने इंडिया में नहीं लगाया, और इंडिया मान लो रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया का जीडीपी 8% से भाग रहा है लगातार, वर्ल्ड का फास्टेस्ट, तो उसका जो मालिक होगा, सीईओ होगा, उसकी बैंड बजा देगा कि तुम इंडिया में क्यों नहीं लगा रहे हो यार, जहाँ की जीडीपी अच्छी है, जहाँ की कंपनियों में ईपीएस अच्छा है, जहाँ बिजनेसेस फ्लोरिश कर रहे हैं, और तुम वहां पे पैसे नहीं लगा रहे हो। तो वो दे कांट आंसर, दे हैव टू कम। सो अल्टीमेटली दूसरा रीजन है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सब हमारे यहाँ गिरेगी। वी आर द बॉटम 5 मार्केट, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, परफॉर्मेंस भी है, और बेस भी अच्छा है। सो अल्टीमेटली अभी एक एसबीआई ने एक रिसर्च इशू किया लास्ट वीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। एसबीआई रिसर्च कहता है कि वो देख रहा है कि 6 महीने से ज्यादा लग सकता है रुपी को और गिरने में, यानी ये 92, 93, 97 तक जा सकती है, 95, 96 तक जा सकती है डॉलर। ऐसा एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन के बेसिस पे रिसर्च दिया। उनका कहना है मगर मगर रिकवरी 87 की होगी, और इसी साल होगी, यानी 2026 we will see 87 back. So the journey may be 2-3 rupee more upside, but it will come back. तो जहां 6.5% की पोटेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं लोग डाउन साइड, यानी रुपी की ग्रोथ, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यही मार्केट का की पॉइंट ऑफ टर्न अराउंड होने वाला है। यही पॉइंट हम लोगों को इंतजार है, और यही पॉइंट पे सब कुछ बदल जाएगा। तो आप लोग सबका एक बड़ा ट्रिगर मैंने आपके सामने खोल दिया, दैट डॉलर 86 87 मार्क इज रियली गोइंग टू टच। लेकिन आप 86 मार्क टच करने के बाद सोचो कि मैं एक्शन लूं, तो छूट चुका होगा ये साइड भी आपका। सो यहाँ रिस्क क्या है? रिस्क थोड़ा टाइम का है, 6 महीने के, 1 साल लग जाए बस।
गारंटी ये है कि भैया ये होना है रिवर्सल, सारे लॉजिक्स आपके फेवर में है। आपको सिर्फ बायर बन के रहना है या होल्ड करके रहना है। आपको बायर और होल्ड बन के रहना है, तो आप आराम से देखेंगे चीजें अपने फेवर में बदलते। कुछ और आपके कॉन्फिडेंस के लिए बताऊं कि हम लोग ट्रेड फेयर का और सॉरी ट्रेड वार की लड़ाई यूएस के साथ नहीं लड़ रहे। इंडिया नहीं लड़ रही। इंडिया उसको सेटल करने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे अप्रोच में फाइट नहीं है। हम हल्ला नहीं मचा रहे, हम उनसे रिक्वेस्टफुल मोड में हैं। सो दैट स्ट्रेटजी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी इज वेरी वेरी करेक्ट। अनलाइक अर्लियर साइकिल, दिस फेज इज ड्रिवन लेस बाय डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमी। हमारे यहाँ का कोई स्ट्रेस नहीं है जिसके चलते बाजार नहीं चल रहा। स्ट्रेस हमें ग्लोबल है, अनसर्टेनिटी है। दैट मींस हमारा चीज खराब नहीं है, तो क्या चीज खराब है? जो बाहर का मामला है। उससे क्या फायदा हुआ? अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो गई। सो वी आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज पाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी। इट मे टर्न इन आवर फेवर सो ड्रास्टिकली कि आप सब देखते रह जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टकअप पार्ट जो है, स्टकअप पार्ट है, वो ट्रेड डील का पार्ट है। ट्रेड डील में हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। अगर ये नेगोशिएशन फेल भी हो जाती है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि तब तक हम प्राइस सेटलमेंट स्कीम में आ चुके होंगे। बट आपका जानना जरूरी है कि यूएस ट्रेड डील कहां अटकी है। तो दो बातों पे अटकी है। यूएस कह रहा है रशिया से तेल मत खरीदो, और दूसरा वो कह रहा है कि आप अपने एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर मेरे लिए खोल दो, मैं वहां पे काम करूंगा। दोनों ही चीज अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। अगर आप भी हमारे कंट्री के इंडियन सिटीजन हैं, आपको भी अपनी देशभक्ति से प्यार है, आप नहीं होने देंगे पॉइंट टू, कभी नहीं होने देंगे। मैं अपनी जिस चीज के लिए जाना जाता हूं वो है एग्री। देश हमारा एग्रीकल्चरल पार्ट है, वो हम किसी भी देशी को नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। खेत में हम अपने मजदूर को तो देते ही नहीं हिस्सा, हम विदेशी को दे देंगे। वी कांट। सो हम ये एरिया नहीं छेड़ेंगे। दूसरा, हम किसी के खाद्य पदार्थ में अब हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। वो सबको अचानक कोई ऐसा कीड़ा खिला दिया कि साला हर आदमी जो है वो 25 साल में मरने लगा, कुछ या कोई बीमारी डाल दी, कंट्रोल डाल दिया। वी कांट कंट्रोल दैट। हम ऐसा कुछ रिस्क नहीं ले सकते अपने देश के बारे में। हम कोई भी जेनेटिकल चीजों को नहीं छेड़खानी कर सकते। तो ये तो नहीं होने वाला है। पार्ट वन, ये हो सकता है। इंडिया रशिया को मना सकता है कि भाई ठीक है, तेरे से तेल नहीं लूंगा, जो यूएस कह रहा है करने दो यार, देखते हैं, चल कोई बात नहीं, हम कोई और काम कर लेंगे। दैट्स द वे यूएस कैन न्यूट्रलाइज। तो ये एक बनता हुआ चीज दिखता है, ये तो बिल्कुल नहीं दिखता। तो ये ट्रेड डील का स्टकअप पार्ट है। स्ट्रेंथ हमारे पास दो तीन हैं। पहला, इंडिया इज अमोंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 इकोनॉमी। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया कोई इग्नोर नहीं कर सकता। 120 करोड़ की आबादी को आपको बेचना ही बेचना है। आप बाहर नहीं बैठ सकते। वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट है, तो इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। लार्जली डोमेस्टिक डिमांड से भी हम जिंदा रह सकते हैं। हमारी आबादी इतनी है कि हम जो पैदा कर रहे हैं खुद ही खा लेंगे, हमको बाहर बेचने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसलिए उतना टेंशन भी नहीं है अपने को। और एज इट लुक्स स्टेप अप, सबको लग रहा था टैरिफ होगा तो दिसंबर तक बैंड बजेगी। ये देखिए, ये शीट दिखा रहा है कि भैया कुछ नहीं बजा। जो हम अप्रैल 24 में दिसंबर 24 तक का ट्रेड था, उससे ज्यादा ट्रेड हमने एक्सपोर्ट किया मर्केंडाइज में। इंपोर्ट भी ज्यादा किया, सर्विसेज भी उसी तरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ज्यादा किया। हर जगह हम बेटर हैं। तो यानी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, हम एडजस्ट कर गए हैं। हाँ, नौकरियों वोकरियों पे फर्क पड़ा है, थोड़ा सा सैलरीज वैलरीज लोगों के कटे हैं, बट अदरवाइज धंधे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये शीट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली द बजट। तो जो बजट आने वाला है 1 तारीख को, वो बजट इस बार जो भी होगा उसका एक ही टॉपिक होगा कि हम कैसे यूएस से जीतें, हम कैसे उनको जवाब दे पाएं, कैसे हम अपने ट्रेड टैरिफ के प्रेशर से देश को बाहर कर पाएं। तो इसलिए इस बार का बजट इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन दैट। एंड वो तभी आएगा जब बजट अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को घटाने वाला कोई प्रोग्राम लाए, कोई इंसेंटिव दे उनको, जिससे कि उनका कैपिटल लेआउट ठीक हो और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, ताकि हम दूसरे कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर पाएं। सेकंड है, दे विल एम टू बूस्ट कंजम्पशन। तो इस बार का बजट कंजम्पशन ड्रिवन होने वाला है दोस्तों। किसी भी तरह सरकार चाहेगी कि हम सब ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करें एट अ प्रीमियम प्राइसेस। हम अच्छी चीजें जो बाहर भेजते हैं वो हम खरीदने लगें। जो चीज हम नहीं अफोर्ड करते थे, जो वो यूएस में जाके लोगों को बेचना पड़ता था, दे वुड प्रेफर कि वो इंडिया में आप बेचिए। प्रीमियम ब्रांड है तो प्रीमियम ब्रांड भी बेचिए, मेरे यहाँ कंज्यूमर मिलेगा आपको।
सो हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाए फ्यू मर्केंडाइज और एरियाज में, टेक्सटाइल में, और कंजम्पशन बढ़े। तो कंजम्पशन के क्या वो उपाय लेंगे, वी डोंट नो, बट देयर विल बी अ टॉपिक। और पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर जो सबसे अहम है, वो इस बजट का पहला बड़ा फोर्स होने वाला है। लोगों को, एनटीपीसी को, पीएसयूज को कहा जाएगा कि खर्च करो, देश में और डालो। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने का ये आएगा। ये 3 चीज पे नजर रखिएगा इस बजट, आपको मजा आएगा सुनने में। और देखिएगा इस बार का थिंग्स, ये 6 महीने की स्टोरी लगती है मुझे, उससे ज्यादा की नहीं लगती। ऑल्दो 6 महीने भी मैं ज्यादा ही कह रहा हूं, मार्केट ऑलरेडी स्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मत समझिएगा मेरी मेरी स्पीच में कोई नेगेटिविटी है। मैं ऑलरेडी बहुत बुलिश हूं, हमारी फर्म बुलिश है। हम लोग पहले से पिछले 3 साल से किसी को भी कभी डरने से मना कर रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल, फलाना, टीवी वीडियो जो आप देखते हैं, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, कुछ नहीं होने वाला। होने ये वाला होता तो 3 साल पहले बाजार घुस चुकी होती, 2 साल पहले एकदम हम जीरो सतह पे आ जाते। बट वो सब कुछ नहीं हुआ, उसका रीजन मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया। हर बिक्री को हमारा डोमेस्टिक बायर कंज्यूम कर ले रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। तो हम बहुत अच्छे पोजीशन पे है दोस्तों। हमारे देश में कोई कमी नहीं, हमारे ग्रोथ में कोई कमी नहीं, हमारे बिजनेसेस में कोई कमी नहीं। हम इस अपॉर्चुनिटी को बस उगा रहे हैं, और जिस दिन इस अपॉर्चुनिटी का इनकैश हुआ, मोटा मोटा पैसा सबको बनेगा। समिंग अप, you have 3 option to go from here: buy it more, hold it tight, and shift your focus on something else. इस पे ध्यान हटाइए, अपने इन्वेस्टमेंट से ध्यान हटाइए, छोड़ दीजिए 6 महीना, डोंट टॉक अबाउट इट, एंड सेल इट एंड स्विच द लेन। या तो बेच लीजिए और अपनी विचार बदल लीजिए वेल्थ बिल्डिंग का, आप चले जाइए एफडी वेफडी बॉन्ड वॉन्ड में, और अपनी दुनिया उस तरफ बिताइए। सो ये थर्ड वाला ऑब्वियसली अगर करना होता तो आप लोग इस बाजार में तो नहीं आते। तो आप ये 1 और 2 में से कुछ चून करिए, और हमें बताइए हमें क्या करना है। सो विद दैट माय सेशन इज ओवर हियर। द फोन नंबर्स एंड एवरीथिंग आर सेंट ऑन योर ईमेल। जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको एक थैंक्स मेल जाएगा, उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, एंड यू कैन टॉक मोर अबाउट इट, यू कैन चैट विद अस। और हमारे आरएम्स भी सब यहाँ जुड़े हुए हैं, आप उनसे जब बात करोगे तो दे विल हेल्प यू।